एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म करेंगे जल्दी से। अब ठीक है सब कुछ, एक बार बताओ जल्दी से। गुड इवनिंग शानू, गुड इवनिंग जी, शाहीन जी गुड इवनिंग, रोही जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शानू, काव्या जी है, विशुन कुमार राज। आज कुछ लोग गुस्सा हो सकते हैं ना, मुझे जैसा लग रहा है, जैसा मुझे लगा तो कुछ लोग आज गुस्सा भी हो सकते हैं कि भैया 6:30 बजे क्लास हो रही है ना, इतना लेट कौन करता है। तो आपको पता ही है कि राकेश सर की क्लास थी आप लोगों की, है ना, राकेश सर की क्लास थी ना इससे पहले, और 6:15 तक तो लगभग वही चली है, 6:10 के आसपास तक। उसके बाद ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, तो आप लोग बाकी समझ ही सकते हैं ना। चलो स्टार्ट करें। 19 लोग जुड़े क्लास में। गुड इवनिंग काव्या, विशुन जी है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखो आप लोग आंसर करना स्टार्ट करेंगे, आप लोग आंसर करना स्टार्ट करेंगे जल्दी से। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि गुप्तकालीन, आंसर करो फटाफट से, गुप्तकालीन नाटककार कालिदास की प्रसिद्ध नाटक रचना कौन सी है? कालिदास की प्रसिद्ध नाटक रचना कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा गया, मुझे जल्दी से बता दो आप लोग फटाफट से। बता दो मुझे जल्दी से आप लोग। आंसर कर दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई बच्चा जिसको लगता है कि सर जी डी के अलावा भी कुछ और होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको लगता है कि डी के अलावा भी कुछ और होगा हम लोगों का आंसर, ऐसा कोई स्टूडेंट है? डी ऑप्शन। चलो देखो, एक तो आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन, हाँ बी, श्वेता का आंसर है बी। एक तो इसमें डी ठीक है आप लोगों का, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक आप लोगों का मालविकाग्नि ज्ञान मित्र, है ना। तो इसमें दो ऑप्शन ठीक है, एक तो आप लोगों का बी वाला, एक आप लोगों का डी वाला, और बची दो तो हर्ष चरित्र के आप लोगों के बाण भट्ट है, ये आप लोग याद रखेंगे। हर्ष चरित्र के बाण भट्ट और मृच्छकटिकम के शूद्रक, ये आप लोग लिख लेंगे जल्दी से, है ना। हर्ष चरित्र के बाण भट्ट और मृच्छकटिकम के आप लोगों के शूद्रक इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। आगे चले, अगले क्वेश्चन पर चलो फटाफट से। क्लास 6:30 से हुआ करेगी क्या? नहीं श्वेता, क्लास का टाइमिंग 6 बजे ही है, और आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे क्योंकि राकेश सर की क्लास थी आप लोगों की। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। राकेश सर की क्लास थी ना 6:15 के आसपास, तो वही खत्म हुई है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, आप लोगों से पूछा गया है। हु एस्टैब्लिश्ड द सातवाहन डायनेस्टी? हु एस्टैब्लिश्ड सातवाहन डायनेस्टी? आप लोग मुझे बताओ, सातवाहन डायनेस्टी किसने बनाई थी? सातवाहन डायनेस्टी किसने बनाई थी? तो आप लोग याद रखेंगे क्या, देखो बहमनी का तो आप लोगों को पता है, बहमनी का अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह आप लोग ये पढ़ चुके हैं ना, अलाउद्दीन बहमन शाह आप लोग पढ़ चुके। राष्ट्रकूट का कौन है? दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग, है ना, दंती दुर्ग। क्या बचा? चालुक्य है, तो इसका पुलकेशिन फर्स्ट है ना, पुलकेशिन फर्स्ट। क्या बचा? तो सातवाहन का सिमुक बचा, सातवाहन का आप लोगों का सिमुक बच जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सातवाहन का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर मुझे ठीक चाहिए आप लोगों से, इसका आंसर करो फटाफट से। जब तक आप लोग आंसर करेंगे मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं आपकी क्लास की, है ना, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं आपकी क्लास में, ताकि आप लोगों को पीडीएफ ये मिल जाए। आंसर करो।
थोड़ा क्षमा चाहेंगे, थोड़ा लेट हो गए हम लोग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे तो कि पता नहीं मास्टर जी कहाँ सो गए जाके, है ना। देखो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर है। तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए और ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का वो भी करेक्ट करके डाल दिया। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को उसका याद रखना। देखो बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्था आप लोगों का शासक था, बिल्कुल ठीक है। उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 1 और 3 सही है ना। बलबन ने चहलगानी चालीसा नामक तुर्क सरदारों को समाप्त किया, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3, क्योंकि रक्त और तलवार की नीति किसकी थी आप लोगों को पता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की थी। क्या आप लोगों का क्या था, रक्त और तलवार, ब्लड एंड आपका क्या था, स्वॉर्ड। मेरे आंसर जा नहीं रहे क्या? प्रीति एडवोकेट जी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आज की क्लास 8 बजे तक जाएगी, चलो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इसको करो। फिर मैं एक बच्चे की आपको बात बताता हूं। मेरे पास एक मैसेज आया था अभी शाम के टाइम में, लगभग दोपहर में। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए। दूसरा स्टेटमेंट है, उनका उद्देश्य भारत में क्या था, व्यापारिक छूट प्रदान करना था, ऑब्टेन ट्रेड कंसेशन, मतलब कि हम लोगों को व्यापार में छूट दो, ऐसा उन्होंने बोला था। प्रीति जी आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, है ना। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कोई भी व्यापारिक छूट नहीं दी थी। तो मुझे आंसर कर दो। यहां पर लिखा है 1 और 3, चौथा ऑप्शन है 1 और 3, क्या हो जाएगा, आंसर करो। सी, 1 2 3 सभी ठीक है। ये बिल्कुल ठीक बात है, सभी ठीक है ना। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको मना कर दिया था। बाद में 1615 में कौन आएगा, सर टॉमस रो आएगा। सर टॉमस रो आएगा आप लोगों का और उसको छूट दे देगा जहांगीर। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप लोगों से पेपर के अंदर। एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था भैया, मैसेज आया था, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि देखो आप सभी परेशान हो, है ना। सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर इसकी टाइमिंग 5 से कर दो, कुछ बोल रहे थे बच्चे 7 से कर दो, है ना। टाइमिंग की बात थी ना, टाइमिंग की बात थी। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपकी क्लासेस, देखो राकेश सर की भी चल रही है ना, क्लासेस इतनी सारी है कि मैं इसका टाइम 6 के अलावा कहीं नहीं रख सकता, क्योंकि 6 के अलावा फिर हम लोगों की और भी क्लासेस, सत्येंद्र सर की 8 से लॉ की होती है, रात में 9 इकोनॉमिक्स हो जाएगी आप लोगों का। अब 4:30 से जो है ये 6:15 तक आपकी जो है 4:30 से 5:30 तक या 6 तक ये क्लास हो जाएगी। तो मुझे एक चीज बताओ आप लोग, अगर टाइमिंग का इशू है तो फिर आप ऑफिस में कॉल कीजिएगा। और मैं कई बार बता चुका हूं कि भैया ऑफिस में कॉल करो, 75 वाले नंबर पे कॉल करो, है ना। 75 वाले नंबर पे मैंने बोला कई बार कि इस पे कॉल करो। अब उसमें क्या मिला मुझे, हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, उसमें बालक ने मुझे ये लिख के भेजा है, देखो नीचे, ठीक है। उस बच्चे ने मुझे ये लिख के भेजा, देखो उसने लिख के भेजा है कि सर जी आप जो है ना थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से सोच रहे हो। अब मुझे आप लोग बताओ इसमें मैंने क्या कंसेप्ट लगा दिया। अगर मैं 6 बजे वाली क्लास का अपना टाइम चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि और कोई टाइम शेड्यूल है नहीं मेरे पास में, तो इसमें मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट लगा दिया। उनका कहना यह था कि अगर हमारे रोजे चल रहे हैं अभी, तो इसका मतलब तो आप लोग जानबूझ के नहीं चेंज कर रहे टाइम, तो मेरा वहां से क्या लेना देना, मैं क्यों किसी की धार्मिक भावनाओं का हाथ करूंगा, बताओ। ऐसे बच्चे हैं देख लो, और वैसे बोलते हैं कि हम लोग एपीओ बनेंगे, हम लोग जज बनेंगे। मतलब अपनी मानसिकता को आप लोग थोड़ा सा डेवलप करो थोड़ा। हम यहाँ खड़े हैं, टीचर है, पढ़ाने आप लोगों को, क्या हम लोग ये मेंटेलिटी सोच के चलेंगे कि भाई इस टाइम जो है कुछ उनका धार्मिक अनुष्ठान का काम होगा तो उसी टाइम हम लोग क्लास रखेंगे 6 बजे। ऐसी मानसिकता, मतलब आप लोग से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा मुझे ये भी बोल देगा। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं, इसमें लिखा है कि सर सबको देखना चाहिए हिंदू या मुस्लिम, ऐसे लिखा है, बताओ। तो इसका मतलब क्या है, यहां कोई कंट्रोवर्सी थोड़ी कर रहा हूं मैं। मैंने तो पहली दिन आप लोगों को रमजान की मुबारकबाद दी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चीजें लोगों के दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को नहीं सोचना है।
बाकी तो मैं फिर से आपको पता ही है। चलो हाँ लीना मैंने इग्नोर कर दिया। बस मुझे बताना था आप लोगों को भाई ऐसे बच्चे भी मतलब कि ऐसी मानसिकता कुछ बच्चों की है जिनको लग रहा है कि ये जानबूझ के रखा है, ये जानबूझ के रखा है इन्होंने इस टाइम को, हमारे कहने के बावजूद भी चेंज नहीं कर रहे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब कोई बच्चा इस पर डिस्कशन नहीं करेगा, है ना। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वैसे ही हम लोग लेटे थोड़े। चलो यहां पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। संगठन एक तरफ संस्थापक है। तो देखो लैंड होल्डर सोसाइटी किसने बनाई है? हाँ अलीना ने ठीक लिखा है कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। चलो ठीक है तरन्नुम, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को। चलो लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी तो ये बनाई थी द्वारकानाथ टैगोर ने। तो पहले का हो जाएगा 4। अब पहले का 4 देखो, यहां पर भी है 4, यहां पर भी है, यहां पर भी है। कोई बच्चा इसका आंसर करेगा मुझे? चलो नहीं मैं परेशान नहीं हूं किसी चीज को लेके, मैं ये सोच रहा हूं कि भाई हमको लेकर बच्चों के मन में क्या डाउट है। वो तो हम लोग को गलत ही समझेंगे ना कि पता नहीं क्या कंसेप्ट चला। चलो क्लास पर आ जाओ। लैंड होल्डर सोसाइटी ये किसने बनाई है? तो द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई है। आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से। 5 का आंसर देखो। फिर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है विलियम एडम्स ने, है ना, विलियम एडम्स ने। फिर तीसरा आप लोगों का सी हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? इंडियन सोसाइटी। तो ये बनाई है आनंद मोहन बोस ने। और एक बचा है इंडियन एसोसिएशन, ये बनाया आप लोगों का एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रिया जी ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर ए। और कोई टाइम सूटेबल नहीं है ना, इस वजह से हम लोगों ने रखा है। फिर हमारे भी और बहुत सारे काम होते हैं। आपको लगता होगा कि सर पूरा दिन फ्री रहते हैं, बस 6 से 7 तो क्लास कराते हैं, और भी इसके पहले भी क्लासेस होती है, और 7 बजे के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के। आपको नोट्स बनाना, नोट्स अपडेट करना। ये जो 25 MCQ आप लोग देख रहे हैं ना, 25 MCQ, इनको बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये 25 MCQ बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। मोहित कुमार जी का फिर से कमेंट आया कि सर प्लीज क्लास छोटी रखा करो, रिवीजन नहीं कर पाते। देखो अब मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मोहित भाई के कमेंट पर। मैं बस आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि ये क्लास लंबी है, 1 घंटा 15 मिनट की जा रही है, तो आप इस क्लास को लाइव मतलब अटेंड मत करो, आप इसको रिकॉर्डेड देखना ना, रिकॉर्डेड देखना 2x की स्पीड पर। क्योंकि ये जो क्लास है, इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जिन लोगों ने कई बार सिलेबस पढ़ रखा है, कुछ बच्चे ऐसे जिनका आधा अधूरा सिलेबस है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम पर ऐसा कोई बैच ज्वाइन करते हैं प्रैक्टिस सेशन, ताकि उनको लगे कि अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे सर क्लास में, तो उनको कुछ चीजें याद हो जाएंगी और हो सकता है यहीं से पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो 3 तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, है ना। एक वो जिन्होंने सिलेबस कर लिया कंप्लीट, कई बार पढ़ लिया। एक वो सिलेबस कंप्लीट है लेकिन भूल जा रहे, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। और एक वो है जो बिल्कुल 1 महीने में राम भरोसे है बिल्कुल, जिनकी गाड़ी कि अब तो कोई प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लो, सिलेबस पढ़ने का पता ही नहीं, हम लोगों को सिलेबस कवर ही नहीं हो पाएगा। चलो इसका आंसर करो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, है ना। आंसर कर दो जल्दी से, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? निकिता जल्दी से आंसर करो भाई। कलकत्ता 1906 स्वराज शब्द का प्रयोग किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। बनारस का अधिवेशन 1905 में हुआ था, यह आप लोगों को याद रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले। सूरत 1907 का आप लोगों को पता है, नरम दल गरम दल में बट गए थे, है ना। क्यों हुआ था? क्योंकि एक तरफ थे गरम दल वाले, एक तरफ थे नरम दल वाले। ये जो थे ना गरम दल वाले, इनको ये बोल रहे थे कानून के हिसाब से लड़ेंगे, इन वालों को इन पे भरोसा नहीं था कि कानून के हिसाब से लड़ भी पाएंगे कि नहीं, अंग्रेजों से ट्रीटी वगैरह कर लेंगे। क्या बचा?
लखनऊ अधिवेशन 1916 का। अध्यक्ष कौन थे ये मुझे आप लोग बता दो, अध्यक्ष कौन थे ये मुझे आप लोग बता दो जल्दी से, फटाफट से। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर डी अंबिका चरण मजूमदार, एक बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, आज मेरा फेस इतना काला क्यों दिखाई दे रहा है इसमें बोर्ड में, आज कैमरे में इतना काला काला क्यों दिखाई दे रहा है मेरा फेस, मुझे पता ही नहीं चल रहा, लाइटिंग का इफेक्ट है क्या हो गया। अपनी फांसी से पहले निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को मना कर दिया था और बोला था क्या कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा, मतलब कि भारत माता का, भारत माता का ही दूध पीऊंगा, अब ये नहीं पीऊंगा मैं दूध, क्योंकि फांसी लगने वाली थी ना। फिल्टर नहीं है, हम लोग बिना फिल्टर के रहते हैं, फिल्टर तो आप लोग लगाते हैं। ठीक है चलो, वो आपका काम है, वो आपकी जिम्मेदारी है, फिल्टर हम लोगों ने आप पे छोड़ रखा है ना। चलो आज फेयर एंड लवली नहीं, अच्छा फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली आप लोग अपडेटेड रहा करो करंट अफेयर से, उसका नाम चेंज होके ग्लो एंड लवली हो गया। कब का करंट अफेयर पढ़ रहे हो लेकिन आप लोग अपडेट नहीं हो। चलो देखो, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी। बस ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ो। यहां पर मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा आप लोगों के साथ में। देखो निम्नलिखित क्रांतिकारी, निम्नलिखित क्रांतिकारियों को, अरे कोई क्वेश्चन छूट गया क्या हम लोगों का बीच में, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या हम लोगों का। छठा, पांचवा ये रहा जहांगीर, और ये तीसरा गयासुद्दीन, सातवां, अच्छा ठीक है, मतलब मैंने वो क्वेश्चन डाला नहीं इसमें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 8वां नंबर। चलो आंसर कर दो। देखो एक तरफ हम लोगों के क्रांतिकारी है ना, एक तरफ हम लोगों के क्रांतिकारी है, हाथ तो गोरे नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक बोल रहे कि टी शर्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, चलो जो भी है पढ़ो। यहां पर एक तरफ तो हमारे क्या क्रांतिकारी है, और दूसरी तरफ दे रखा है कि उनका क्या है अंत का कारण, मतलब उनकी मृत्यु का प्रकार, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो एक दो फैक्ट भी आ सकता है पेपर में, यहां से एक दो फैक्ट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा को, देखो इसको तो सभी लगा दोगे। मैंने पहले बताया आप लोगों को, जतिन दास भूख हड़ताल से मरे थे। क्यों? लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था काकोरी कांड के बाद में, और जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, उनकी डेथ हो जाती है। एक या दो, देखो दो ऑप्शन में, एक तो ये रहा, एक ये रहा। दूसरा, सभी को पता है कि भगत सिंह को तो फांसी दी गई थी ना, भगत सिंह जी को तो फांसी दी गई थी ना अंग्रेजों ने, तो सी का 4, ए का 2 और सी का 4, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे लगा सकते थे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। बस बात खत्म, बात खत्म हो गई। चंद्रशेखर आजाद, ये मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क आप लोगों का, और ये जो कल्पना दत्त है ना, कल्पना दत्त एक चटगांव शस्त्रागार को लूट लेंगे। चटगांव शस्त्रागार बंगाल में पड़ता था उस टाइम पर, उसको भारत के लोग उस पर हमला कर देंगे क्रांतिकारी, उसके आरोप में उस पर क्या होगा, इनको जेल हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा, उम्र कैद हो जाएगी, और बाद में इनकी डेथ हो जाती है। हालांकि 1937 के आसपास ये छूट गई थी वहां से, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। छठी अनुसूची के बारे में आप लोगों से पूछा गया, विचार करो जल्दी से। बोला गया कि जो 6th शेड्यूल है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा आपके में रुक गई क्लास, रिफ्रेश कर लो फटाफट से ना, रिफ्रेश करो। इसके अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत जो ये स्वायत्त परिषदें बनी,
इनको राज्य सूची के यानी कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार होता है, सभी विषयों पर, सभी। मैं हट गया हूं, क्वेश्चन का आंसर करो। ऑप्शन नंबर डी है केवल 1 और 3, क्योंकि यहां पर वैसे तो दिख रहा आप लोगों को, यहां से कटा 1 और 3 ये वाला, इसका आंसर कर दो जल्दी से फटाफट से, क्या होगा? विशुन जी का आंसर है कि सर जी ए होगा, ए है ना। ये लो भाई, ए लगा दिया मैंने। ज्यादातर स्टूडेंट का क्या आंसर बिल्कुल सही है, ए है ना। छठी अनुसूची ये बोलती है कि मान लो भारत की जो पार्लियामेंट है, देखो भारत की जो पार्लियामेंट है और ये असम, मेघालय, ये 4 राज्य मैंने मान लिए। यहां की हर एक स्टेट की जो ऑटोनोमस होगी ना, काउंसिल होगी, छोटी स्वशासी परिषद, यहां से संसद से कोई कानून आया तो डायरेक्ट यहां पर नहीं लगेगा, बीच में जो यहां का राज्यपाल होगा, ये कानून पहले राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल इन लोगों को पढ़ के सुनाएगा कि भाई कानून के अंदर ये लिखा हुआ है। अगर ये लोग चाहें उसमें अमेंडमेंट करा सकते हैं, और अगर चाहे तो डायरेक्ट लागू करवा लेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा कि जैसे पार्लियामेंट ने बनाया पूरे भारत में लागू हो गया, यहां पर ऐसा नहीं है। पहले राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल ये जो काउंसिल बनी है 30 मेंबर की होती है, जिसमें से 4 आप लोगों के नॉमिनेट करता है राज्यपाल। इनसे पूछेगा ये आया, अगर ये चाहे ना इसके मेंबर इसमें कुछ संशोधन करवा के तब लागू करेंगे, सीधा लागू नहीं होता है। यही कारण था आप लोगों का जो अरावली है ना, अरावली अगर राजस्थान छठी अनुसूची में होता, इन 4 के साथ में शामिल होता राजस्थान, तो जो संसद सुप्रीम कोर्ट का जो आप लोगों का आदेश था, जो पार्लियामेंट का जो कानून जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो डायरेक्ट नहीं लगता ऐसे। यहां पे छठी अनुसूची होती तो पहले राज्यपाल देखता उसको, और ये लोग मना कर देते कि अरावली को मत काटो। ऐसे ही आप लोगों का जो लद्दाख वाला हिस्सा है, वहां पर खनन हो रहा था, सोनम वांगचुक को अंदर डाल रखा सरकार ने जेल में, वही कारण है। हाँ वही है विष्णु कुमार जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। सभी पर नहीं अधिकार, सारे पर नहीं है, केवल जैसे वहां की लैंड से रिलेटेड, वहां के ट्राइबल एरिया जो है, जनजातीय जो क्षेत्र है वहां के, उनमें कोई सुधार करना है, कोई रिफॉर्म करना है, जनजातियों से रिलेटेड कुछ विवाद है, छोटी छोटी अदालतें, मतलब अपने लोकल के जो भी मुद्दे होंगे ना उनको निपटा सकते हैं। वहां की जमीन पर जैसे कोई वहां की जमीन नहीं खरीद सकता, इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, इस टाइप के कुछ होंगे जैसे पहले जम्मू कश्मीर में थे। स्पेशल प्रोविजंस। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय, सांविधिक मतलब किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। इसकी स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये एक्ट इंपोर्टेंट है, 90 के द्वारा की गई थी। ये भी ठीक है, देखो बना 1992 में है, बना 1992 में, लेकिन एक्ट कब का? 90 का। जैसे सेबी 88 का है, एक्ट उसका 92 का है ना, इस टाइप से। तीसरा ऑप्शन, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब मुझे आंसर कर दो फटाक से, इसका फटाफट से आंसर कर दो, तब तक मैं लिख देता हूं यहां पर कि इसमें देखो, इसमें एक तो होता है अध्यक्ष, एक तो होगा अध्यक्ष, एक होता है सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव, और 5 होते हैं इसमें सदस्य, 5 होते मेंबर, 5 होते मेंबर। और वर्तमान में कौन है इसकी? विजया किशोर राहटकर, 9वें नंबर की। विजया राइटिंग पे मत जाना, चलो लिख देता हूं साफ साफ, विजया किशोर राहटकर, विजया किशोर राहटकर, कहीं पे ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ राहटकर, दोनों ठीक है। कौन से ठीक है इसमें से? ए ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्योंकि ये किसके अधीन काम करता है? तीसरा गलत है, ये करता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। पहली योजना 1951 से कब तक? 5 जोड़ दो 66, सॉरी 55। दूसरी योजना सेकंड वाली 1900 कहां से? 55 से 61 होगी कि 56 से 61? 56 से 61 है ना, दूसरी 56 से 61। आंसर करो।
इसका आंसर कर दो फटाफट से मुझे, क्या होगा? हेराल्ड डोमर। देखो हेराल्ड डोमर मॉडल, अर्थशास्त्री थे तो हेराल्ड डोमर, और जो दूसरी वाली है, दूसरी वाली उसका मॉडल है पीसी महालनोबिस। ये आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि पहली कौन सा मॉडल है, तो हेराल्ड डोमर। आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो अगर ज्यादा डीपली पूछ लेना क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, ये पूछ लेगा कि भैया हेराल्ड डोमर मॉडल का वर्ष बताओ। वहां ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को 51 से 55। हेराल्ड डोमर मॉडल कब आया? दूसरी ये नहीं पूछेगा, सेकंड 5 ईयर प्लान पूछ लेगा, पीसी महालनोबिस मॉडल। जल्दी से बताओ कौन सा ईयर है, तो 56 से 61, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ऐसे भी पूछ लेता है। तो आप लोगों को याद रखनी है सारी चीजें, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला 12वां नंबर, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, इसको तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे आसानी से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या क्या चाहिए, क्या जनसंख्या चाहिए, क्या राष्ट्रीय आय चाहिए? खाली इनमें से कोई नहीं है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों। देखो जितनी भी हमारी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय उसको टोटल जनसंख्या से भाग कर दो, है ना, जनसंख्या से भाग कर दो तो ये निकल जाएगी क्या? नेशनल इनकम। लेकिन ये एक बड़ी गड़बड़ वाली चीज है ना, ये ऐसा लगता है धोखाधड़ी वाला केस। मान लो यहां पर एक किसी देश के अंदर 5 लोग हैं, एक ने कमाया 100 रुपए, एक ने कमाया 1000 रुपए, एक कमाता 200 रुपए, एक कमा रहा 500 रुपए और एक कमाता कितने? 700 रुपए, 700। अब पांचों की इनकम को जोड़ो तो कितनी? 11 और 2 13 और 5 18 और 7 25, 2500, 2500 रुपए हो गए ना। 7 और 5 12, 22 23 तो 25, 2500 हुए कि नहीं हुए? ये 2500 रुपए हुए। अब ये जो नेशनल इनकम जब जोड़ी जाएगी, सॉरी ये नेशनल प्रति व्यक्ति आए ना, नेशनली प्रति व्यक्ति आए, ये पर कैपिटा इनकम जब जोड़ी जाएगी, मतलब प्रति व्यक्ति आय मतलब कि एक आदमी कितना कमाता है एवरेज। प्रति व्यक्ति आय अगर मैं निकालूंगा पर कैपिटा इनकम, तो यहां पर टोटल मुझे रखना पड़ेगा 2500 रुपए, और 5 लोग हैं तो 5 पंजे 25। यहां पर देखो क्या आया, यहां पर दिखाया हम लोगों ने कि 500 रुपए एक आदमी कमा लेता है, कमा लेता है यहां पर। हाँ हर्षिता वही है, राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों को लेके आप लोग क्या करोगे, ये जो पर कैपिटा इनकम निकलेगी देश की प्रति व्यक्ति, यहां पर देखो पर कैपिटा इनकम होगी, यहां पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम है यहां पर, प्रति व्यक्ति आय ऐसे। तो एक बार राष्ट्रीय आय को ऊपर रखो, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से भाग दे दो, यहां पर निकला एवरेज 500। हर्षिता जी समझ में आया आपको? बताओ मुझे फटाफट से। अगर यहां पर 5 लोग अलग अलग कमा रहे, 100 1000 200 700, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम निकलेगी पूरे देश की, तो यहां पर देखो एवरेज निकालेंगे तो 500 रुपए आएगा, और वास्तव में एक 200 कमा रहा है, 100 कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव जैसा लगता है थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग आएंगे किस पर? क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसको मुझे याद दिला देना, कल करेक्शन करवा के डलवा देंगे पीडीएफ वापस से। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो क्या संभावना होगी? वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, सॉरी ये आपका फिजिक्स भी कह सकते हैं आप लोग, प्रेशर वाला क्वेश्चन है। आंसर करो जल्दी से, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि आप से 22 बच्चे हैं, तो 22 में से 4 से 5 बच्चे तो इसको कर देंगे ठीक। टोटल पॉपुलेशन टोटल, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बराबर टोटल हमारी नेशनल इनकम कितनी है और हमारी पॉपुलेशन कितनी, ये फॉर्मूला, ये वाला, ये एवरेज, ये पर कैपिटा इनकम, ये एवरेज निकल कर आएगी, एवरेज यानी कि एवरेज जो पर पर्सन एक आदमी कितने रुपए कमा रहा, उसका जो एवरेज आएगा वही पर कैपिटा इनकम है। इसका आंसर करो आप लोग जल्दी से फटाक से। ऑप्शन नंबर बी दिया किसी बच्चे ने, बहुत अच्छे। आंधी की संभावना, देखो आंधी की संभावना ऐसा होता है कि ये जो बैरोमीटर है, जो आप लोगों का बैरोमीटर है, ये क्या नापता है? ये वायुदाब नापता ना, वायुदाब, वातावरण का जो वायुदाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है ना,
और इसका अगर ये नीचे गिर रहा है यहां पर इसका पैमाना, तो नीचे गिरने का मतलब ये है कि जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर है, जो वायु दाब है, जो वायु दाब है वो बहुत जल्दी लो हो रहा है। लो मतलब बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर। और मैंने आपको बताया था कि जब जब तूफान आएगा, कब आएगा, जब आप लोगों को देखो मैंने एक चीज बताई थी यहां पर, ये वाला ये समुद्र समेत जो समुद्र से चलती है, जब यहां पर प्रेशर लो होगा यानी कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, यहां का प्रेशर हो जाएगा लो, तो इस लो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से हवाएं यहां पर चलेंगी, हवाएं यहां पर तेजी के साथ आएंगी, भागी हुई। और जब ये रीडिंग गिरती है ना, जब ये रीडिंग नीचे जाती है, जब ये रीडिंग नीचे गई, मान लिया 2 क्षेत्र है यहां पर, जब ये एकदम से नीचे गया, नीचे गिरा और यहां पर इसका नीचे से गिरा ना तेजी से, तो इसका मतलब बहुत ही तेजी के साथ में यहां का प्रेशर लो होगा, एकदम से प्रेशर लो हुआ, यहां की हवा ऊपर उठ गई, गायब, ये स्थान खाली हो गया, और एकदम से तेजी के साथ में यहां से जो हाई प्रेशर वाली हवाएं है वो इसको फिलअप करने के लिए आएंगी, तो हम लोगों को लगेगा कि आंधी आ गई, आंधी। समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं आया? बैरोमीटर का जो आप लोगों का क्या है, जो रीडिंग अब एकदम से नीचे गिरेगी, उसका मतलब है कि प्रेशर बहुत तेजी के साथ में लो हो गया, और अगर प्रेशर लो हुआ तेजी के साथ में, तो एकदम से हाई प्रेशर वाली हवा इसको फिलअप करने के लिए आएंगी, और जब तेज हवा यहां पर चलेंगी हम लोगों को लगेगा आंधी आ गई। गुड इवनिंग रचना। जैसे आप लोगों ने देखा ना, चांद पे आप लोग बल्ब फोड़ो, विद्युत जो बल्ब होता है हम लोगों का, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, चांद पे फोड़ोगे तो आवाज नहीं आएगी, यहां क्यों आती है? क्योंकि जैसे कांच टूटा और उसके अंदर जो वैक्यूम भरा है, इस बल्ब के अंदर जो वैक्यूम भरा है ना, तो बाहर की हवा है, क्योंकि इसके अंदर तो प्रेशर तो है ही नहीं, वैक्यूम भरा, निर्वात है, हवा तो है ही नहीं, और यहां पे जैसे टूटा कांच, तो यहां के लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं तेजी से टकराती है बल्ब की दीवार से, तेजी से, और वो जो आवाज आती है ना बल्ब टूटने की, वो हवा की वजह से आती है, वो हवा की वजह से आती है। रिपीट कर दूं, मैंने ये बोला कि जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है जब वो अचानक से गिरेगी, तो यहां पर इसका मतलब है जैसे ये नीचे गिरी, इसका मतलब है कि बहुत तेजी के साथ में प्रेशर लो हो गया, किसी जगह का लो प्रेशर हो गया, और जब यहां का प्रेशर लो हो गया, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो कोई भी चीज चलती है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो यहां से जो हाई प्रेशर वाली हवाएं होंगी वातावरण की, वो इसको फिलअप करने के लिए आएंगी। जब वो आएंगे तो हम लोगों को लगेगा बहुत तेज हवाएं आ रही है, हवाएं, आंधी जैसा लगेगा, आंधी जैसा। अब समझे आप लोग? आंधी में इसलिए छप्पर उड़ जाते हैं, क्योंकि ये छप्पर लगा ना, छप्पर, इसके ऊपर प्रेशर तो होता है कम, प्रेशर कम था, है ना, और इधर से हवा इसको उड़ा के लेगी। चलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आपसे पूछा जाएगा बल्ब वाला कंसेप्ट, कि चांद पर अगर बल्ब फोड़ोगे तो आवाज क्यों नहीं आएगी? अगर चांद पर आप लोगों ने बल्ब फोड़ दिया, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वहां पर आवाज नहीं आएगी कांच के टूटने की, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, निर्वात है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में कथनों पर विचार कीजिएगा और आपको बताना है कौन सा कथन ठीक है। देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, जिससे इन्हें इच्छा अनुसार आकार दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी बताऊंगा क्या होती है। एक बार आकार देने के बाद इन्हें दोबारा गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते, ये भी ठीक बात है। देखो, जब आप लोग प्लास्टिक वाला चैप्टर पढ़ोगे, प्लास्टिक वाला, वहां पर पढ़ोगे 2 टाइप की प्लास्टिक है। एक तो पढ़ोगे थर्मोप्लास्टिक, एक पढ़ोगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ये जो थर्मोप्लास्टिक है, इससे बनेगा आप लोगों को, जैसे पॉलीथीन बना दिया है ना, प्लास्टिक के जो बैग है वो बनेंगे। ये पता कौन सी कैटेगरी है? ये थर्मोप्लास्टिक की वो कैटेगरी है जो पॉलीथीन आपकी बनती है, यूरिया के बैग बनते हैं, जो टूटी फूटी कुर्सी आती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कुर्सी वाली प्लास्टिक। जैसे आप लोगों से जो कूड़ा चुगने वाले होते हैं, कूड़ा बीनने वाले, पॉलीथीन ले जाएंगे और इसको रिसाइकल करके ये प्लास्टिक के बैग ले जाएंगे, रिसाइकल करके इसकी लुगदी बना लेंगे, इसको पिघला के फिर इसका प्लास्टिक का दाना बना लेंगे, उससे या तो कोई नई कुर्सी बना देंगे, कोई नया खिलौना बना देंगे, है ना, इस टाइप के। ऐसे तो वो थर्मोप्लास्टिक होती है, जिसको एक बार पिघलाने पे कोई इसकी चीज बना दो, वापस से कुर्सी टूट गई तो दोबारा पिघला के कुर्सी बन जाएगी या कुछ और चीज। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये जब पहली बार इनको गर्म करेंगे ये मुलायम हो जाएंगी। इसकी आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रिक स्विच हुए, कुकर का हत्था देखा, काले कलर का कुकर का हत्था कितना मजबूत होता है, हैंडल,
चायदान का, फ्राई पैन का जो हत्था होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। और बेकेलाइट जो है एक आप लोगों का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक बार तो गर्म करके आप लोगों ने कुकर का हत्था बना दिया ऐसे करके। अब किसी का कुकर घर पे खराब पड़ा हो ना, तो ये कुकर के हत्थे को गर्म करके देख लेना, ये पिघलेगा नहीं, ये पिघलेगा नहीं। और अगर पिघल भी गया ना तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी, मतलब इसको पिघला के आप दूसरी चीज बना ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक स्विच देखे होंगे आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक स्विच, जो बिजली के स्विच होते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, उनको पिघला के देखना, पिघल तो जाएगा लेकिन तरल वैसे ही नहीं बनेगा, ऐसी अवस्था में नहीं आएगा जो उसको पिघला के कुछ और बना सको आप लोग। समझ में आया चीजें? थर्मोप्लास्टिक वो है जिनको पिघला के दोबारा से आप लोग कुछ ना कुछ बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग को एक बार पिघला के कुछ बना दिया तो वापस से उसको किसी फॉर्म में आप लोग नहीं डाल सकते, कुछ नहीं बना सकते। सबसे अच्छा उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट जिसका कुकर का हत्था होता है, और इलेक्ट्रिक स्विच जो बने होते हैं आप लोगों के। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं? विशुन जी समझ में आया आपको? प्रीति, शानू, रचना की आज शायद पहली या दूसरी क्लास है। रचना की मुझे लग रहा है कि यह शायद पहली क्लास है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग जिन बच्चों ने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा, और अगर मैं ये चीजें ना समझाऊं, ठीक है गुरु, हाँ चलो, अगर मैं ये चीजें ना समझाऊं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो फिर वो क्लास अगर लंबी नहीं होगी तो फिर क्या फायदा है इसी क्लास का। प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट के साथ करो। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। देखो, पिसीकल्चर सभी को पता, मछली पालन को बोलते हैं, फिशरीज या फिश फार्मिंग। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। विटिकल्चर अंगूर का उत्पादन होता है, सभी को पता है। लेकिन समुद्री जीवों का उत्पादन, आपने कछुआ पाल लिया, मछली पाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट यहीं पे समझोगे आप लोग सारे। जो बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो वो यहीं पर कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे आप लोगों का कुछ भी टॉपिक हो, तीनों ठीक है। यहां पर लिखा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है फलों की खेती। हॉर्टिकल्चर फलों की खेती, वो तो फ्लोरिकल्चर होता है ना, फूलों की खेती। हाँ ठीक है। हॉर्टिकल्चर कोई मुझे बताओ, देखो मैं भूल गया। जो समुद्री जीव होते हैं उसको बोलते हैं मेरीकल्चर। मेरीकल्चर, मेरीकल्चर उसको बोलते हैं मेरीकल्चर। आप लोग मुझे बताओ जल्दी से हॉर्टिकल्चर का बता दो जल्दी से, कोई बच्चा। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? शायद फलों का ही है। फलों वाले याद रखना ना, फलों की जो खेती होती है, फलों की खेती हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स वाला, हाँ निकिता बिल्कुल ठीक है, फ्रूट्स फार्मिंग। मेरीकल्चर होता है समुद्री, जैसे आप लोगों ने केकड़ा पाल लिया, झींगा पाल लिया, और क्या ऑक्टोपस खाते हैं लोग, चाइना वाले, है ना। और एक लोबस्टर होता है। लोबस्टर बहुत ही अच्छा जीव है, पता नहीं लोग कैसे खा जाते हैं उसके पंखों को फाड़ के। दिखने में तो रंगीन होता है ना लोबस्टर, देखना जरा जाके गूगल या यूट्यूब पर। एथलीट फुट बीमारी किस टाइप की है? एथलीट फुट जो होता है वो किस टाइप की डिसीज है, ये मुझे बताओ आप लोग। क्या वो बैक्टीरियल है, क्या फंगल है, क्या प्रोटोजोआ है, क्या ये नीमेटोडा है? नीमेटोड, सूत्रकृमि, किस टाइप की है? गांव में बोलते हैं खारवे। लोकल लैंग्वेज में पता क्या बोलते हैं? बरसात के टाइम में बोलते हैं कि इसको खारवे हो गए, मतलब ऐसे बोलते हैं। मतलब कि क्या है, जो हमारे पैर होंगे ना, उनकी जो फिंगर होंगी उसमें खुजली टाइप की होने लगती है, और जो उसकी स्किन है वो निकलने लगती है, ये होता है। और गांव के लोग देसी इलाज करते हैं क्या? सरसों का तेल लेंगे, सरसों का ऑयल प्लस उसमें नमक मिला के ना, उसको मिला के सरसों के तेल में नमक, और पैरों के तलवों में ऐसे मालिश करते हैं गांव के लोग, ठीक हो जाते हैं 1-2 दिन में। कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाते एथलीट फुट के लिए, ऐसे ही ठीक हो जाते हैं घर पे। चलो, तो ये फंगल इंफेक्शन है, फंगल। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। गुड इवनिंग सानिया। चलो चलिए भाई आगे चलो। अगला क्वेश्चन 17, यहां से करंट अफेयर आपका। ओहो, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गई क्या? चलो जैसे भी है, फिलहाल पढ़ो।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? पासपोर्ट का जो आप लोगों का राइट है वो फंडामेंटल राइट। अच्छा, रमजान की वजह से लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप चाहे लेट ज्वाइन करो या फिर रिकॉर्डेड देखो, लेकिन क्लास देख जरूर लेना। इंपोर्टेंट सेशन है ये वाला आप लोगों के लिए। बताओ जल्दी से, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ये। 21, चलो बिल्कुल ठीक है आप लोगों का 21। ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि पॉलिटी आप सबने पढ़ रखी है और फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। 18 नंबर पर आ जाओ जल्दी से। 18 पर, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? पेपर में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, देख लो कैसे कैसे ऑप्शन है। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा ना जल्दी जल्दी में, अभी गूगल सर्च के लिए क्या बताया है कि एक बार, अरे मैंने बताया लोबस्टर नाम का एक छोटा सा समुद्री जीव होता लोबस्टर। अच्छा, सारी देखते हैं, इंटरेस्टिंग है क्लास, चलो अच्छे से पढ़ो, है ना। चलो, सिस्मोग्राफ में सिस्मोग्राफ, सिस्मोस्कोप या सिस्मोमीटर। अब वो बच्चा जो ऑप्शन रट के गया होगा किसी किताब से, ठीक है, वो कंफ्यूज हो सकता है यहां पर कि सिस्मोग्राम होगा, गिराम लगा के आ जाएगा, बोल देगा कि मैं तो ठीक करके आ गया हूं। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो सिस्मोग्राफ होता है ना, सिस्मोग्राफ। और भूकंप का जो सेंटर होता है जहां से इसको नापते हैं वो मिलता है एपिसेंटर। एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर बोलते हैं, जो केंद्र बिंदु होता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 19। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? कौन सी जल संधि आपका किसको? इंडियन ओशियन, ये वाला पार्ट, और आप लोगों का रेड सी। आंसर कर दो, फिर चलेंगे मैप पर 2 मिनट के लिए, है ना। 2 मिनट को मैप पर चलेंगे हम लोग फटाफट से। 25 बच्चे आ गए। अरे कब बी आंसर कर दो, एक भी बच्चा आंसर कर दो जल्दी से। एक बालक ने आंसर कर दिया, मैं तुरंत चल दूंगा मैप पर। डी आया, चलो सिंधु का ऑप्शन नंबर डी आया। वैसे ये गलत है पर आंसर आया इसलिए चल देते हैं मैप पर फटाफट से, जो है फटाफट से मैप पर चलेंगे। और 2 मिनट का वेट करो, क्लास छोड़ के नहीं जाएगा कोई भी बालक, है ना। कहां गया हम लोगों का मैप? विभांशु नहीं दिखाई दिया आज क्लास में, विभांशु नहीं दिखाई दिया आज क्लास में। विभांशु भाई है क्या क्लास पे? लॉ स्टूडेंट के सिलेबस में ओनली लॉ आना चाहिए। देखो, लॉ आना चाहिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, है ना। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि रोहित जी लॉ आना चाहिए। अभी मैं कारण बताऊंगा आपको। वैसे आपका तो आपको लगाओगे कि लॉ ही आना चाहिए ना, क्योंकि लॉ आप लोगों को अच्छा है, इसलिए बोला है ना आप लोगों ने। और वैसे भी लॉ वाले सारे बच्चे ये चाहते हैं कि जीएस वगैरह ये हट जाए। ये क्यों लगा रखा है जीएस? जब हम लोगों को फैसले सुनाने, धारा सेक्शन लगाने सभी पर, तो फिर ये जीएस क्यों दे रखा हम लोगों को, है ना। चलो बताऊंगा अभी इसका, कल की क्लास में पूछना कि आपको लॉ वाले स्टूडेंट को जीएस क्यों पढ़ाया जाता है। देखो यहां पर ये इंडियन ओशियन है ना, यहां पर ये आप लोगों का इंडियन ओशियन है। क्वेश्चन क्या था आप लोग बताओ मुझे। शायरी का खौफ, विभांशु भैया, ठीक है शायरी। वहां पर क्या लिखा था? लाल सागर। देखो यहां पर रेड सी है, रेड सी, और इधर ये पार्ट है इंडियन ओशियन वाला, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये है यहां पर हॉर्मुज जल संधि, ये हॉर्मुज जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि यहां पर पड़ती है, हॉर्मुज जल संधि। बस इतना सा आप लोग याद रखो। बाकी मलक्का तो आप लोगों की यहां पर पड़ेगी। ये रही मलक्का वाटर स्टेट, ठीक है। सिंधु जी आपने आंसर किया था डी, तो मलक्का वाटर स्टेट यहां पर पड़ती है, इस वाले पार्ट में मलक्का, जो इंडियन ओशियन और आप लोगों का साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। बस ये 2 फैक्ट आप लोगों के। और कुछ बचा था क्या? बस यही था। और उसमें एक चीज और है ना, एक और थी उसमें, शायद बोस्पोरस थी ना, बोस्पोरस, बॉस्फोरस थी। रुको उसको भी दिखाता हूं आप लोगों को, बॉस्फोरस कहां पर है। जाना मत क्लास छोड़ के, रुके रहो। बॉस्फोरस लास्ट टाइम में जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को। लास्ट टाइम में जो प्रैक्टिस सेट चला है आप लोगों को, है ना। तो ये मत सोचो कि क्लास लंबी है कैसी है। आज आपको विभांशु भैया की गर्लफ्रेंड पर शायद, हाँ शायद इसलिए नहीं है। यमन की कैपिटल साना है क्या? हाँ जी सना परवीन, आपके नाम पर ये साना, सना कह दो या साना कह दो आप लोग,
आपका ही नाम है यमन। ये जापान हो गया हमारा, बोस्पोरस, शायद इसमें है, मुझे लग रहा है बोस्पोरस। देखो ये है बोस्पोरस, ये वाला बोस्पोरस आप लोगों का, कहीं नहीं जाना हीरो, हाँ ठीक है। देखो यहां पर ये एजोसी है, अपने एटलस में देखना है एजोसी, एजोसी, और ये आप लोगों का ब्लैक सी है। एजोसी को ब्लैक सी से कौन अलग करता है? तो क्रिच जलसंधि है, क्रिच वाटर स्ट्रेट है। एटलस खोल के देख लेना आप लोग, एजोसी को ब्लैक सी से कौन अलग करता है? आप लोगों का क्या? क्रिच जलसंधि, ये वाला है ना। फिर इसके बाद ब्लैक सी आएगा, ब्लैक सी और एक मरमरा सी आएगा, ब्लैक सी और ये मरमरा सी, रेड पेन से यहां पर लिखा है मैंने, ये बोस्पोरस वाटर स्टेट है, इसको अलग करता है। फिर मरमरा सी और इजियन सागर, इजियन सी को कौन अलग करता है? तो डार्डेनलेस अलग करता है, डार्डेनलेस अलग करता है। इसका मैं वो ले लेता हूं, चलो स्क्रीनशॉट आपके लिए ग्रुप में डाल दूंगा इसको, है ना, पब्लिक ग्रुप में। 1 मिनट रुके रहो बस, शेयर कर देंगे एपीओ वाले ग्रुप में, परेशान ना हो आप लोग। सारी चीजें भेज देंगे आपके, जो भी काम की होगी। चलिए भाई, हाँ हर्षिता, वो अलग है, वो अलग है। देखो यहां पर लिखा ना बोस्पोरस वाटर स्टेट, बोस्पोरस जो है वो ब्लैक सी और आप लोगों का मरमरा सी के बीच में, ब्लैक सी और मरमरा सी। और यहां पर जो आप लोगों ने पढ़ा, यहां पर जो आप लोगों ने पढ़ा है ना मेरे साथ में, ये वाला क्वेश्चन जो पढ़ा आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। खुल जाओ जल्दी से, अरे ये वाला पढ़ा आप लोगों ने, इंडियन ओशियन और रेड सी। आपने क्वेश्चन पढ़ा है इंडियन ओशियन और रेड सी, एज स्टार्टिंग द स्टेट बिटवीन रेड एंड इंडियन, आई मीन, रुको 1 मिनट, इनकी लोकेशन यूरोप में है क्या? नहीं, हाँ ये यूरोप वाला पार्ट है, शबनम ने ठीक लिखा है। रचना बोली है आपकी राइटिंग है क्या? हाँ जी हमारी राइटिंग है, मेरा मीडियम हिंदी है वैसे, लेकिन बाइलिंगुअल चीजें चल जाती है कभी कभी। देखो बाबल मंदेव जो मैंने आपको बताया, बाबल मंदेव ये वाटर स्टेट इंडियन ओशन और रेड सी को अलग करती है, और मैंने आपको दिखाया इंडियन ओशन रेड सी। अभी दिखाते हैं हर्षिता जी, रुको 1 मिनट, है ना, अभी दिखाते हैं। तो मैंने आपको यही दिखाया था सबसे पहले, बाबल मंदेव जो वाटर स्टेट है आप लोगों की, वो कहां पर है? फर्स्ट वाला ही होगा, हाँ जी फर्स्ट वाला ही होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। यहां पर पढ़ते हैं, देखो ये इधर इंडियन ओशन का पार्ट है नीचे, जैसे मालदीव है इसमें, है ना, ये इधर वाला हिस्सा है मालदीव का। यहां पर पढ़ते ही ये रेड सी है और ये वाला यहां पर इंडियन ओशन है, यहां पर पढ़ते हैं बाबल मंदेव। और यहां पर अगर आप लोग बोलो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये अदन की खाड़ी, देखो यहां पर अरे यहां पर ये गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, और ये ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है। यहां पर मिलती है आप लोगों को होर्मुज, यहां पर मिलेगी होर्मुज वाटर स्टेट, जो इसमें ऑप्शन में है, यहां पर मिलेगी होर्मुज। ठीक है चलिए, हाँ जी यहां पर होर्मुज है, क्या होर्मुज बताया? नहीं, यहां पर बाबल मंदेव है, यहां पर होर्मुज है, होर्मुज यहां पर है, होर्मुज यहां पर है। हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो, उसके लिए माफी चाहेंगे। चलो अपने टॉपिक पर वापस आओ फटाक से, फिर मुझे एक बार और आना पड़ेगा मैप पर लेकर आप लोगों को। बाबल मंदेव, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज इन बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी? आंसर कर दो जल्दी से, आपने होर्मुज बोल दिया था, अच्छा भाई मिस्टेक, ठीक है सॉरी, है ना, होर्मुज नहीं होगा, वो बाबल मंदेव होगा, बाबल मंदेव। एटलस खोल लिया करो ऐसे टाइम पर जब यहां पर डिस्कशन हो ना, जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए
तो डिस्कस कर लिया करो आप लोग, एटलस खोल लिया करो तुरंत के तुरंत। ऑप्शन नंबर क्या आया? ए। रिया का आंसर है ए। चलो, रिया ने आंसर कर दिया ए, तो मुझे इसकी हाईएस्ट पीक भी बता दो कौन सी है। हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी? काकेशस माउंटेन्स की। काकेशस माउंटेन की हाईएस्ट पीक बता दो, फिर मैप पर चलेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ काकेशस माउंटेन्स कौन बच्चा बताएगा? कौन बताएगा आप लोगों में से मुझे? काकेशस आ गया, एल्ब्रूस। एल्ब्रूस तो सामने लिखा है, एल्ब्रूस तो नहीं होगा। ठीक है, चलो, काकेशस की ऊंची चोटी एल्ब्रूस, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। एक अकांका गुहा, अकांका गुहा, अकांका गुहा वो किसकी है बताना मुझे एक बार। अकांका गुहा किसकी है? हाँ, एल्ब्रूस ही होगा शानू, एल्ब्रूस ही है। मैं सोच रहा था कि एक दो बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाए, मुझे लग रहा है कि आप लोग रिवीजन किए हो अच्छे से, है ना? आप लोग अच्छे से रिवीजन किए हो वर्ल्ड ज्योग्राफी का। देखो, कैस्पियन सी और ब्लैक सी है ना, यही था ना आप लोगों का, कैस्पियन सी और ब्लैक सी। एक तो इतना टाइम लगाता है खुलने में बहुत ज्यादा। देखो भाई, ये रहा कैस्पियन सी, ये रहा कैस्पियन सी, इधर है ब्लैक सी, दिखाई दिया आप लोगों को? ये रहा, यहां से ऐसे मान सकते हैं आप लोग, इस वाले हिस्से से यहां पर है, ये बीच में ब्लैक सी और कैस्पियन सी यहां पर बीच में है, ये बीच में ऐसे, यहां पर बीच वाले हिस्से में। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो काकेशस माउंटेन्स है ये एशिया को किससे, यूरोप से अलग करता है। इधर यूरोप का पार्ट है, इधर एशिया का पार्ट है, बीच में काकेशस है आप लोगों का, रशिया वाले हिस्से में ना, थोड़ा बहुत नीचे भी फैला, ये काकेशस माउंटेन्स है बीच में। किसको, एशिया को, और यूक्रेन आपका यूरोप को अलग करते हैं। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक अकांकागुआ, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। चलो, अभी भाग कर आएंगे फिर से मैप पर। एक चीज आप लोगों को समझानी है, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे अमित सर से पहले वो। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे मुझे आप लोग फटाक से। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ पीसीएस वगैरह में भी, है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी उस एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जिसको कहते हैं ना अच्छा क्वेश्चन है। साउथ अमेरिका, हाँ, इसका आंसर कर दो फटाक से, मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से इसका आंसर। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी आया सोनी का। सोनी ने बोला कि सर दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। नगमा तुर्क का आंसर है बी, जया का आंसर बी। ठीक है, चलो देखो, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने। कोई मुझे ये बताएगा इनको ये नाम क्यों दिया? गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये नाम क्यों दिया? गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। देखो, फिर से ही खुल गया। कोई बच्चा बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अभी बता रहे हैं, फिर मात्र 5 मिनट की क्लास होगी, 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, 5-10 मिनट की क्लास है और, तो इसलिए छोड़ के मत भागना, कंसेप्ट वाली चीजें हैं कुछ। देखो, यहां पर आ जाओ, ये दिखाई दिया आप लोगों को? चलो, इससे दुखी है बस। देखो, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है यहां पर, ये रही इक्वेटर, है ना? इससे ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें बोला गया कि ये सदर्न हेमिस्फीयर की हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की,
दक्षिणी गोलार्ध की। अब मुझे एक चीज बताओ, एक तो नाम आप लोगों ने लिखा, पहली बार पढ़ा ये, काव्या बोली पहली, आपसे ये क्वेश्चन हमने पूछा था। अच्छा सॉरी, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अब देख लो, देखो ये 0 डिग्री है, इक्वेटर 0 डिग्री, इससे ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है ना। 0 डिग्री से जब आप लोग नीचे की साइड चलेंगे, देखो यहां से चलेंगे, यहां से 0 डिग्री से यहां तक है ना, और ये कितना होता है आप लोगों का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है ना, 23.5 डिग्री, बताओ मुझे एक बार, 23.5 डिग्री होता है ना साउथ में। देखो यहां से जब हम लोग चलेंगे, साउथ की तरफ, जब यहां से हम लोग चलेंगे साउथ की तरफ, तो यहां पर चलते क्या होगा, जब आप लोग यहां पर 40 डिग्री के आसपास आ जाएंगे, 40 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7, 40 डिग्री के आसपास। अगर ये हवा यहां पर चल रही है, यहां पर ऐसे आ रही है, ऐसे हवाएं चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चल रही है, नीचे की तरफ है ना, ऐसे। तो यहां पर देखो ब्राजील अटक गया, यहां पर जमीन का टुकड़ा बीच में आ गया है ना, यहां पर बीच में आ गया। यहां से चलेंगे तो यहां पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया बीच में, इधर चलेंगे इधर नीचे को तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो जब ये 40 डिग्री के आसपास रहेंगी ना यहां पर इस वाले पार्ट पे, तो कहीं ना कहीं ये बीच में अड़ते रहेंगे, यहां पर ब्राजील रोक लेगा, इधर से आ रही हमारी तेजी के साथ में, यहां पर ये रोक लेगा। तो यहां पर बोलते हैं इसको हम लोग क्या, गरजती चालीसा बोलते हैं, गरजती चालीसा। मतलब हवा तो चल रही है, स्पीड नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा है। जब ये चलते ये 50 डिग्री तक आ जाएगी यहां पर, या 50 डिग्री अक्षांश तक, तो यहां पर देखो भूमि बहुत ज्यादा कम होगी, लैंड जो है थोड़ी सी बची, बहुत ही मामूली सी बची। इसको ऐसे मान लेता हूं मैं, रुक जाओ, इसको भी समझा दूंगा आप लोगों को। यहां पर मैंने ऐसे माना ये 40 पर है, 40 पे देखो यहां पे अड़ेंगे, ये बीच में जमीन आ गई, यहां पे नीचे अर्जेंटीना, फिर ये 50 तक आया, मैंने एक लाइन और खींच दी 50 तक, 50 पर जब मैंने यहां लाइन खींच दी तो इधर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया बाधा बनेगा, जब ये हवा नीचे की तरफ चलेंगी, थोड़ा सा अफ्रीका बनेगा बाधा ऊपर से नीचे तक, और अभी तो अर्जेंटीना बाकी है पूरा नीचे को, तो जब ये ऊपर से चलेंगी तो बीच में पहाड़ अड़ जाएंगे है ना। फिर क्या होगा, जब ये इन सारी चीजों को पार कर लेंगी, इस वाली को बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे गरजती चालीसा। मतलब अभी हवा ना उतनी स्पीड नहीं पकड़ी हवा ने, क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि बीच में पर्वत पहाड़ आ गए, यहां पे भी पर्वत पहाड़ आ गए। जब 50 पे पहुंची, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, प्रचंड पचासा, मतलब पहले से ज्यादा स्पीड इसकी हाई हो गई है। अभी समझा देंगे घबराना नहीं। और जब ये इसने इस सब को पार कर लिया, और यहां पे जब ये आई 60 के आसपास, तो 60 में यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी, यहां भी पानी, यहां सारे में पानी है। तो क्या बीच में कोई ऐसी चीज आएगी जो हवा को रोके, नहीं रोक सकती ना। फिर ये स्पीड से चलेगी, केवल पानी के ऊपर दौड़ेगी बिल्कुल स्पीड से, और तब इसको बोलते चीखता साठा, चीखती हुई जाएगी, जैसे चीख पुकार मचाता ना कोई, चीखता साठा। गरजती चालीसा, जब थोड़ी सी जमीन बीच में बाधा बन रही है, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा बीच में अड़ा, फिर आगे चली 10 डिग्री और बड़ी, 50 डिग्री अक्षांश, प्रचंड पचासा, यहां से इसने स्पीड भरनी शुरू की। अच्छा ठीक है सानिया, ये समझ में आया। गरजती चालीसा इसलिए बोला क्योंकि यहां पे जमीन रोक रही थी इसको। जैसे मैंने अरावली में बताया था आप लोगों को, अरावली में कि यहां से हवाएं आ रही हैं, तो अरावली बीच में खड़ा है, तो उत्तराखंड में बहुत स्लो जाएगी स्पीड से। अगर अरावली को कटवा दिया सरकार ने, तो ये हवाएं सीधी जाके टक्कर मारेंगी हिमालय में, और यहां पे ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी आएगा नीचे और बारिश बन जाएगी, बाढ़ आ जाएगी पूरे उत्तर भारत में। ऐसे ही है, यहां से यहां देखो जमीन का टुकड़ा गरजती चालीसा, थोड़ी सी फिर 10 डिग्री आगे चल के यहां चीखता प्रचंड पचासा, और चीखता साठा, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तीनों नाम अलग अलग है लेकिन एक ही चीज है। इसकी स्पीड थोड़ी कम है, बीच में पर्वत पहाड़ आ गए, थोड़ी आगे चली तो ये थोड़ा सा पानी को टच किया, प्रचंड पचासा, और चीखता साटा मतलब शोर मचाती, पानी के ऊपर चल रही है, पानी के ऊपर, कोई रोकने वाला है ये नहीं। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहां पर आपको क्या है, क्या हुआ, गरजती चालीसा में
आपको भूत दिखा, एक भूत दिखा, भूत दिखा तो आपने यहां पर पैदल चलना शुरू कर दिया धीरे धीरे घर की तरफ, कि पीछे से भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आ रहा है। फिर आपने थोड़ी दूर चले, प्रचंड पचासा, आपने देखा कि वो तो भूत मेरे पीछे भाग लिया, आपने देखा पीछे मुड़ के कि वो तो भागता हुआ रहा है मेरे पीछे, तो आपने भी भागना शुरू कर दिया, आपने भागना शुरू कर दिया और अपने घर में आप लोग घुस गए, अपने घर में घुस गए, ठीक है, ये प्रचंड 50 हो गया। इसके बाद जब घर की खिड़की से झांक के देखा कि भूत तो गेट के बाहर ही खड़ा है, तो फिर क्या करोगी, फिर क्या घर में रहोगी, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके संदूक में घुस के रजाई में लेट जाओगी चुपचाप के, कहीं अंदर ना जाए। ये हो गया चीखता साठा। मतलब पहले थोड़ा कम था डर, फिर और हाई हुआ, और फिर इतना डर हुआ कि संदूक में घुस के उसमें भी रजाई ओढ़ के सो गई कि यहां तो कोई आ ही नहीं सकता। ये आपका चीखता साठा हो गया। समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी से। ये है थोड़ा सा कंसेप्ट। तो हवाओं का दिशा के ऊपर खेल है थोड़ा सा। अब नहीं बोलोगे गरजती 40, प्रचंड 50, और ये आप लोगों का चीखता साठा, ठीक है। कोई चीज यहां बीच में आ गई, थोड़ा फिर और राहत मिली, और फिर पानी के ऊपर दौड़ी चली जा रही है। ऐसे ही नाम होते हैं ज्योग्राफी के। ये क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट है, जलवायु विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, जलवायु विज्ञान बोलते हैं हिंदी में इसको हम लोग, जलवायु विज्ञान है ना, जलवायु विज्ञान। इसको बोलते हैं बच्चों जलवायु विज्ञान, है ना, क्लाइमेटोलॉजी। ये यूपीएससी में पढ़ते हैं, पीसीएस में। ये हम लोग कहां पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल में पढ़ते हैं आप लोग इसको। चलो आगे चले। वीडियो बिलर है क्या आप लोग मुझे बताना एक बार। देखो थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने इस वाले कंसेप्ट पर, मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम लगाया, मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। अब बाकी जिसको ये लगता है कि भैया देर हो रही है, क्लास लंबी क्यों हो रही है, वो भाई छोड़ के आप स्किप करके जा सकते हैं क्लास को, क्योंकि लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में इतना रिवीजन तो आप लोगों का बनता है ना। ब्लर है, दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुको, मुझे लगा ही था कि ये ब्लर है वीडियो, है ना। हाँ अब जाके, अरे भाई, हाँ अब जाके ठीक हुआ थोड़ा सा, ये फिर हो गया ब्लर, है ना। 1 मिनट रुको, अब सारी क्लास की मेहनत, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। चलो आप लोगों को ब्लर दिखाई देगा तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा यहां पर, मैं भी नहीं दिखाई दूंगा आप लोगों को। देखो ब्लर आ रहा है ना, हो गया ठीक, अच्छा मेरे दर्शन करने थे इसको। चलो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहां से करंट अफेयर, इसका आंसर करो फटाफट से, आप लोग फटाक से आंसर करो इसका। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर 0% उत्पाद ड्यूटी लगाई है। आंसर करो जल्दी से। आंसर कर दो बच्चों फटाक से, बस ये लास्ट चल रहा है आप लोगों का, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी क्लास फिर, है ना। चलो अब नहीं दिखेगा आप लोगों को ब्लर, तो सीधा सीधा याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चाओं में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहां पर है।
ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 10 नंबर की करंट अफेयर आनी आपके पेपर में, 10 नंबर की। आंसर करो फटाक से इसका, फटाफट से आंसर कर दो जल्दी से। क्यों जी शानू जी, समझ में आ रहा आपको? 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। 21 का आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, 21 का आंसर ऑस्ट्रेलिया। निकिता 21 का आंसर ऑस्ट्रेलिया है ना। चलो, ये होगा यमन के अंदर, जिसकी राजधानी भी सना ने बताया था मुझे, सना परवीन ने कि सना। ईरान की तेहरान, ईरान की तेहरान है, तेहरान। और मकरान नाम की जगह पे बना रहा नई राजधानी अपनी, नई कैपिटल बना रहा मकरान में, ये भी याद कर लेना। अभी तो कैपिटल तेहरान है और अभी नई बना रहा कहां पर? मकरान में। पाकिस्तान की छोड़ो, जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछे गए तो वैसे ही। यूएई की कौन सी है? आबू धाबी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया? ये मैं करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। हाँ जी आबू धाबी, ये करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ये भी याद रखना आप लोग। कार्बन बॉर्डर क्या था ये आप लोगों का? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब कि अगर भारत के अंदर स्टील बना है, एल्यूमिनियम बना है और आप लोग विदेश में जाओगे कहां पर? यूरोपियन यूनियन में बेचने ले जाओगे तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ये टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि स्टील का आपने कोई प्रोडक्ट बनाया अपने देश के अंदर, तो उसके माध्यम से पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसके लिए आप लोगों को कार्बन टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन को। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? फातिमा बोस, मिस वर्ल्ड है ना ये शायद, सॉरी मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2025 की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार लीला अबुलेला, बता दो मुझे जल्दी से क्या है ये? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के क्वेश्चन बनेगा पेपर में, 45 शिक्षकों को देगा, 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 शिक्षकों को दिया। आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। और लीला अबुलेला ने कौन सा अवार्ड जीता मुझे बताओ आप लोग फटाक से। लीला अबुलेला ने 2025 का कौन सा पुरस्कार जीता, ये मुझे आप लोग बता दो फटाक से जल्दी से। जिसने बता दिया मुझे लगेगा कि उसकी तैयारी ठीक है। आंसर तो पुष्पा होगा इसका, पुष्पराज। लीला अबुलेला पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर अवार्ड जीता इन्होंने, पेन पिंटर पुरस्कार है ना, पेन पिंटर 2025 का अवार्ड। सारे इंपॉर्टेंट है। प्रितजर नहीं जीता है ना, नहीं सानिया प्रितजर नहीं, ये पेन पिंटर होगा ना, पेन पिंटर अवार्ड। बाकी तो आज की क्लास में इतने रखेंगे हम लोग। 25 क्वेश्चन थे इस क्लास में है ना। अब मैं विभांशु के लिए एक शायरी सुना के जा रहा हूं, विभांशु भाई रिकॉर्डेड हो तो देख लेना इसको है ना। 21 का आंसर बता दीजिएगा। काव्या जी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बता चुका आप लोगों को, काव्या ऑस्ट्रेलिया। अच्छा रुको, 21 का आंसर ये वाला, ये मैंने बताया था बी है, बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। मैंने बताया था नदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज होती है, ये वाला यहां से यहां पर, ये जो वेस्टर्ली बोलते हैं इनको, पश्चिमी पवनों को, ये जो चलती है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे है ना, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। अपना ध्यान रखो, अच्छे से रिवीजन करो आप लोग। और कल फिर से प्रैक्टिस सेट होगा, टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके आप लोगों के है ना, टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके है ना। तो अच्छे से रिवीजन करो आप लोग। किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछेगा, क्योंकि 7:46 हो गए और क्लास का टाइम हो गया। मैं अच्छा किचन में हूं, चलो बहुत अच्छे, अच्छे से पढ़ो है ना, खाना खाते पीते टाइम सब चीज, बस पढ़ो आराम से। रोज शायरी रह जाती है, देखो सुन लो। एक ऐसे मान लो कि मैंने विभांशु के लिए बोला था ना, अब विभांशु की कोई मैंने चलो गर्लफ्रेंड मान लिया ना, शायरी सुन के जाओ विभांशु के नाम की। तो वो क्या है कि ना तो विभांशु का फोन उठा रही है,
ना विभांशु को रिप्लाई आ रहा है। तो विभांशु को क्या लग रहा है कि भाई इनका कहीं और चल रहा है कुछ ना कुछ, वो काव्य बता देंगे। विभांशु को ये लगा कि कहीं कुछ ना कुछ और चल रहा है, जबकि वो कहां पर लगी हुई है, बिहार जुडिशरी में वो तैयारी में लगी हुई है, फोन भी नहीं उठा रही है किसका, विभांशु का। तो विभांशु एक शायरी बोलेगा, क्या बोलेगा कि विभांशु ऐसे बोलेगा कि हम तबाह हैं तेरे इश्क में और तुझे दूसरों का ख्याल है, हम तबाह हैं तेरे इश्क में और तुझे दूसरों का ख्याल है, थोड़ा हमारे मसलों पर भी गौर करो, हमारी तो पूरी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, ऐसे बोलेगा विभांशु। ठीक है, अब क्यों नहीं आई क्लास में वो भाई विभांशु से कल पूछेंगे। बाकी कल मिलेंगे आप लोगों से। गुड नाइट एवरीवन, अच्छे से पढ़ो और अपना ध्यान रखो। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।